तो हेलो दोस्तों, आज इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं, जैसे गोइंग कंसर्न, एक्रूअल और इसका जो अकाउंटिंग में, इसका जो न्यूमेरिकल में जिसका एप्लीकेशन होगा वो, और कितने सारे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं, और इसके बाद में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ सकता है वो भी देखेंगे। तो ठीक है, देखते हैं आगे। गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो कहता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि हम कभी भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं पर उसका कोई एंडिंग डेट देखकर नहीं करते हैं। मतलब एक बिजनेस एंटिटी होता है जो उसका जो लाइफ होता है बहुत ही अनफॉर्चुनेबल लाइफ होता है, वो बहुत लंबा तक चलता है। वो कभी भी बंद होने के डेट को देखकर नहीं स्टार्ट करते हैं, और ये हमेशा चलता ही रहेगा ऐसे सोच कर जब मानते हैं कि एक कोई एंटिटी स्टार्ट किया तो हमेशा चलता ही रहेगा, उसका लाइफ जो होगा जो बहुत ही होगा। ये यही कहता है कि मान लो एक ऑनर है और उसने एक बिजनेस एंटिटी जैसे एक्स लिमिटेड यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो गया। इनकॉर्पोरेट कहने से मतलब ये बन गया, रजिस्टर हो गए। तो ये कहता है कब तक चलेगा, तो मान लो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ऐसे यानियत ईयर। इसे बोलते हैं अनफोर्सीनेबल फ्यूचर या इसे लाइफ। तो कह रहे हैं एक एंटिटी जैसे ही बनता है तो उसका जो लाइफ होता है जो अनफॉर्चुनेबल लाइफ होता है, इसमें क्या होता है कि मैनेजर एंड ऑनर विल कम। कह रहा है कि मैनेजर एंड ऑनर विल कम एंड गो बट बिजनेस एंटिटी कंटिन्यू फॉर अनफोर्सीनेबल फ्यूचर। ये यही कहता है अनफोर्सीनेबल फ्यूचर तक चलता रहेगा। अनफोर्सीनेबल फ्यूचर्स कहने का मतलब होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर, इसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लिखते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यही होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। कहता है कि ये कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसको जो लाइफ होता है बहुत अनफोर्चुनेबल लाइफ होता है, बहुत सालों तक चलता है, जैसे 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल और इन्फिनिटिव लाइफ तक चलता ही रहेगा। उसे बोलते हैं अनफोर्चुनेबल फ्यूचर्स। और चाहे भले ही इसमें मैनेजर ऑनर आए या जाए, पर ये बिजनेस हमेशा चलता ही रहेगा। रियल एग्जांपल लेते हैं, एप्पल कंपनी। इसका ऑनर है स्टीव जॉब्स, जिसकी डेथ हो गई है। पर ये कंपनी अभी क्या कर रहा है, कंटिन्यू रनिंग। तो यही कहता है। तो अकाउंटिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमेशा हम किसी भी बिजनेस एंटिटी की अकाउंटिंग करते हैं तो हमेशा उसके गोइंग कंसर्न अजम्पशंस पर ही करते हैं अकाउंटिंग। ये इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसमें एक और पॉइंट देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज नेवर स्टार्टेड विथ, ऑर्गेनाइजेशन इज नेवर स्टार्टेड विथ देयर एंडिंग डेट। तो कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन उसकी एंडिंग डेट कर, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको इनकॉर्पोरेट करता है उसका कोई एंडिंग डेट कर नहीं उसे इनकॉर्पोरेट करता है। कंसेप्ट
तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि एक बिजनेस एंटिटी के पास जितने सारे रिवेन्यूज है, जितने सारे कॉस्ट है, जब रिवेन्यू जब अर्न हो जाए और कॉस्ट जब इनकर्ड हो जाए तभी हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पेमेंट मेड और रिसीप्ट। तो कहना मतलब कोई भी हमारे पास रिवेन्यू और कॉस्ट के ट्रांजेक्शन्स होंगे, हमें उसे उसी डेट पर रिकॉर्ड करना चाहिए, जब ये इनकर हो जाए या जब ये अर्न हो जाए। हमें उसकी पेमेंट देकर उसे मतलब कैश हमने पेमेंट किया है या नहीं किया है, और रिसोर्सेज हमें मतलब कैश हमारे पास आया है नहीं है, उसको देकर हम रिकॉर्ड नहीं करते, हम उसी दिन रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो पहले इसको लिखते हैं। रिवेन्यूज एंड कॉस्ट आर recognized as they are earned or incurred एंड इसको ब्रैकेट में एंड नॉट एज मनी इज रिसीव्ड और पेड एंड recorded in the financial statement of the period to which it relate। तो यही कहता है कि जब हमारे पास जो रिवेन्यूज होंगे, रिवेन्यूज और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यूज हम कब रिकॉर्ड करेंगे, जब ये अर्न हो जाए, जब क्या हो जाए, अर्न हो जाए। और कॉस्ट कब करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, जब ये इनकर्ड हो जाएंगे। बाकी इसको अभी देखेंगे। तो चलो एग्जांपल से समझते हैं। इसमें एक जो हम रिवेन्यू की बात कर लेते हैं, रिवेन्यू वाले एग्जांपल कह रहा है कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट रुपीज 1,00,000 एंड क्रेडिट पीरियड इज 2 मंथ। तो मान लो ऐसे ये है एक्स लिमिटेड जिसने सेल किया है क्रेडिट पे। तो इस डेट पर क्या हो गया है, गुड्स सोल्ड। तो और ये मान लो डेट है 20 जुलाई मान लेते हैं, और जिसका पेमेंट मिलने में 2 बाद 1 महीने 2 महीने यहाँ से यहाँ, यानी कि जुलाई अगस्त एंड पर। तो अगस्त 20। तो कह रहा है कि और इस डेट पर हमें क्या हुआ, पेमेंट रिसीव्ड रुपीज 1,00,000 और हमने इस डेट पर गुड्स सोल्ड कर दिए हैं। तो कह रहा है कि हमें इस डेट पर रिकॉर्ड करना चाहिए, रिकॉर्ड सेल रुपीज 1,00,000 ऑन दैट डेट। कहने से मतलब 20 जुलाई, हमें इस डेट पर रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तो ये कहता है जब हमारे पास जो गुड्स अर्न हो जाए, जब हमने रिवेन्यू अर्न कर ले तभी रिकॉर्ड करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव देयर रिसीव डेट। तो रिसीव अलग डेट पर हुआ है,
पर हमारे पास इसी दिन हमने सेल करे तो हमें इसी दिन रिकॉर्ड करना चाहिए सेल को। और दूसरा है कॉस्ट वाले चीज़। कॉस्ट में यही लिख लेते हैं परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो इसी को सेम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो गुड्स परचेज्ड 20 जुलाई 20 अगस्त पेमेंट मेड। तो कह रहा है हमें इस डेट पर रिकॉर्ड करना चाहिए परचेज। रिकॉर्ड परचेज रुपीज 1,00,000 ऑन 20 जुलाई, ना कि इस डेट पर। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो अब देख लो, रिवेन्यूज एक है, कॉस्ट रिवेन्यूज में आ गया, सेल ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टीज, कमीशन। कॉस्ट में परचेज ऑफ गुड्स, रेंट, सैलरी, वेजेज etc। हमें इसको और डेट पर रिकॉर्ड करना है, इसको इनकर डेट पर। दोनों के केस में इरिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट रिसीव्ड और मेड। यही होता है रेवेन्यू एक्रूवल कंसेप्ट। हमें इसी डेट पर रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि इस डेट पर। और आगे हैं रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड टू व्हिच इट रिलेट। तो इसको समझाने के लिए बहुत सारे एग्जांपल लेंगे अभी। ये एकदम कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको देख लो, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये। मान लो ये है एक अकाउंटिंग पीरियड, इसको एकदम स्थिर से देखते हैं। ये है एक अकाउंटिंग पीरियड 01/04/2021, 31/3/2022। ये क्या है? ये है अकाउंटिंग पीरियड। और इसको एक एग्जांपल से समझते हैं क्या क्या इसमें समझाने वाला हूँ। और एक डेट है इस साल, जो शुरुआत होंगे 1/4/2020। और एक आगे है 31/3/2023। अब इसको देख लो, इसको बहुत अच्छे से देखना। कह रहा है कि वर्कर ने वर्क यहाँ पर परफॉर्म किया, वर्क परफॉर्म्ड। इस पीरियड में यहाँ से यहाँ तक मान लो वर्कर ने परफॉर्म किया है, और जिसका हमने इसको पेमेंट यहाँ पर किया है इस ईयर में। मान लो इस ईयर में है, किसी डेट पर हो सकता है पेमेंट मेड।
तो कह रहा है इनको मैं जो सैलरी दूंगा इसको रिकॉर्ड कब करना चाहिए। तो इस डेट पर जो मैंने इसको सैलरी दिया तो हमें अर्न हो गया है, पर पेमेंट इस डेट पर हो रहा है। तो ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं ड्यू सिंपली, और एक्रू भी बोलते हैं। इसे ड्यू सिंपली ड्यू लिखते हैं, ड्यू। तो हमें इसको अभी रिकॉर्ड करना चाहिए, सैलरी को रिकॉर्ड करना चाहिए, रिकॉर्ड। और ये क्या है, एक्सपेंस। इस साल हम इसे क्या रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस। और इस ईयर में एक और चीज़ रिकॉर्ड होगा। तो क्योंकि इसका पेमेंट इधर हो रहा है, मान लो यहाँ कहीं पर हो सकता है, तो जब तक इसका हम पेमेंट ना कर दें, जब तक इसका पेमेंट हम ना करें, तब तक हम इस सैलरी को एक अलग नाम देते हैं। सैलरी तो है ही एक, पर इसे नाम देते हैं आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो सकता है, जैसे रेंट, सैलरी, रेंट, कोई भी एक्सपेंसेस। तो इसे हम इस पीरियड में एक तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, और क्योंकि इसका पेमेंट हुआ नहीं, इधर होने वाला है, तो इस अकाउंटिंग पीरियड में कोई भी आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ नहीं है। तो आउटफ्लो ऑफ कैश कहाँ होता है, आउटफ्लो ऑफ कैश इधर हो रहा है। तो हम यहाँ तक जिस डेट पर पेमेंट करेगा तब तक हम इसको आउटस्टैंडिंग करके बुलाएंगे इसी ईयर में, और यहाँ तब जब तक पेमेंट ना हो जाए तब तक आउटस्टैंडिंग। और एक क्या है हमारा, ये है एक ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन से मेरा मतलब है तो ये क्या है, ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन कहने का मतलब हमें इस वर्कर को जिसने वहाँ पर वर्क किया उसे पेमेंट देना पड़ेगा। तो हम इस ईयर में हमारे क्या है, ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन है मतलब ये लायबिलिटीज हैं, तो इसको हम लायबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे इस पीरियड में। तो मैं अभी एक वर्ड देख लिया, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है, हमारे ऑब्लिगेशन है, हम इसको पेमेंट करेंगे, और ये लायबिलिटी है। तो इस ईयर में दो चीज़ें रिकॉर्ड होंगे, एक होंगे एक्सपेंस और एक होंगे लायबिलिटी। दो चीज़ें रिकॉर्ड होंगे, दो चीज़ें रिकॉर्ड होंगे। अब दूसरा केस लेते हैं कि इसने वर्क यहीं पर परफॉर्म किया, पर इसका पेमेंट हमने इसी अकाउंटिंग ईयर में कहीं पर कर दिया है, इसी वर्कर का। इसका है पेमेंट मेड, पेमेंट मेड हम इसका पेमेंट हमने कर दिए हैं। तो इस ईयर में सैलरी लिख देता है 1 लाख। तो देख लो कि इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए पहले से ही हमारे पास रिसोर्सेज चला गया है। सैलरी रुपीज़ 1 लाख, तो हमें ये पहले से ही चला गया है। तो ये क्या हो गया है, आउटफ्लो ऑफ कैश, ये हो गया है। पर इसका जो कंजम्पशन होगा, इसका जो वर्कर जो वर्क करेगा, जो इस पीरियड में करेगा, तो इस पीरियड में ये इस सैलरी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रीपेड या एडवांस। आप क्योंकि ये सैलरी है तो सैलरी, रेंट तो रेंट, तो एक एडवांस सैलरी है रुपीज़ 1 लाख। तो इस पीरियड में हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तुम ऐसे लिखो, प्रीपेड या एडवांस सैलरी रुपीज़ 1 लाख।
ये क्या है हमारे इस मान लो एंटिटी का ये क्या है, राइट है। राइट ये है कि हम इनसे काम करवा सकते हैं, नहीं तो इनसे पैसे आपस भी ले सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारे क्या है, एसेट है, हमारे एसेट है। और इस अकाउंटिंग पीरियड में हम इसे रिकॉर्ड क्या करेंगे, रिकॉर्ड इसे हम इस अकाउंटिंग पीरियड में करेंगे। कहने का मतलब है 01/04/2021 टू 31/20 है, ये 31/3/2021। इस अकाउंटिंग पीरियड में ये रिकॉर्ड एसेट्स एज ए रिकॉर्ड क्या होंगे, एज ए एसेट्स रिकॉर्ड होंगे। और इस पीरियड में ये अमाउंट एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे। तो यहाँ जो हमने पेमेंट किया तो इस ईयर में सिर्फ एसेट्स रिकॉर्ड होंगे, और जब ये ईयर आएंगे तब हमारे पास ये एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। और इस केस में तो देख ही लेते हैं। अब दूसरा केस देखते हैं इसी में। मान लो हमने सैलरी पेड इधर कर दिए हैं, मान लो सैलरी पेड इस ईयर में, इसी ईयर में, पर इसका वर्क होगा इधर होगा। इसको इससे लिखते हैं, सैलरी पेड हमने यहाँ कर दिए हैं, पर वर्क इधर परफॉर्म होगा, वर्क इधर परफॉर्म होने वाला है, वर्क परफॉर्म्ड। तो सैलरी इस ईयर ने पेड कर दिए है और वर्क इधर परफॉर्म होने वाला है। तो जब वर्क परफॉर्म होगा, जब ड्यू होगा, तब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंस, रिकॉर्ड एक्सपेंस। कौन सा ईयर होगा ये, 31/03/2022 से लेकर, तो इसे 1/4 कर देते हैं, 1/4/2022 से 31/3/2023। तो इस ईयर में इसका एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे ये अमाउंट। पर इस पीरियड में ये कहीं पर होता तो भी सैलरी पेड, तो इसे हम क्या मानते हैं, प्री पेड या एडवांस। और ये हमारे क्या होते रिकॉर्ड कर, इसे हम क्या रिकॉर्ड करते तो करते क्या, ठीक, तो हम इसे हम रिकॉर्ड करते एसेट। ये क्या है, हमारे एसेट है। इस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होता एसेट 01/04/2021 टू 31/03/2022। हम इस पीरियड में इसे एसेट्स रिकॉर्डिंग करेंगे और इस पीरियड में इसे एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरा केस देखते हैं। मान लो ये केस एक हो गया, तो आगे इस केस अलग देखते हैं, जिसको अलग से ही करना बेहतर होगा, क्योंकि इसमें तो बहुत ही मिक्स हो जाएगा। तो देख लो सेकेंड केस में क्या दिखा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कि यही है, बस इसी को एक्सटेंड करेंगे। ये है अकाउंटिंग पीरियड 01/04/2021 31/3/2022। तो अब देखते हैं इसमें, और इसको थोड़ा इधर एक्सटेंड करते हैं। यह है 01/04/2020 और इधर है 31/3/2023। तो इसमें देखते हैं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ देखेंगे अब, कि मान लो इस डेट पर कहीं पर वर्क परफॉर्म हुआ है, वर्क परफॉर्म्ड, और जिसका पेमेंट किधर होगा, इसमें कहीं पर इसका होगा पेमेंट मेड, पेमेंट मेड। मान लो ये सैलरी ₹1,00,000 और ये है
रुपीज़ 1 लाख, मतलब कैश चला गया, इस डेट पर जाएगा। तो इस ईयर में जब वर्क परफॉर्म है, इसी का मतलब होता है कि हमारे पास ड्यू हो गया, एक्सपेंसेस क्या हो गया, ड्यू हो गया। तो ये हो गया ड्यू, तो हम वर्क परफॉर्म इसी हुआ है, तो यहाँ पर हो गया ड्यू, तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड क्या करेंगे, एक्सपेंस, एग्जाम्पल में है सैलरी, तो सैलरी रुपीज़ 1 लाख। क्योंकि इस ईयर में यहाँ से वर्क परफॉर्म हुआ है, पर यहाँ इस ईयर में पेमेंट होने वाले हैं, तो इस ईयर में 2 चीज़ें रिकॉर्ड होंगे। एक होगा क्योंकि यहाँ तक तो पेमेंट हुआ नहीं है, तो इस ईयर में इसे बोलते हैं ड्यू तो हो गया है और पेमेंट हुआ नहीं है, तो इसे बोलते हैं आउट स्टैंडिंग। और ये सैलरी की बातें करते हैं, तो सैलरी जिसकी बातें करेंगे उसके आगे आउट स्टैंडिंग लगा देना, रुपीज़ 1 लाख। और ये ऑब्लिगेशन है, तो मतलब लायबिलिटीज है, इसे हम वही रिकॉर्ड करेंगे। इसी अकाउंटिंग पीरियड में दोनों रिकॉर्ड होगा, एक सैलरी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होगा, और इसका पेमेंट इस ईयर में हुआ नहीं है, तो इसे हम तब तक इसी ईयर में लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, और इसमें जब तक पेमेंट ना हो जाए तब तक हम उसे लायबिलिटीज ही रिकॉर्ड करेंगे। जब वो पेमेंट हो जाए तो उसकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगा। उसका क्या करना है वो आगे देखेंगे। अब इसमें और देखते हैं कि इसमें और देखते हैं कि वर्क परफॉर्म्ड इधर ही है। मान लो वर्क परफॉर्म्ड वो इधर ही वर्क परफॉर्म्ड है, पर इसका पेमेंट यहाँ पर होगा, कहीं पर पेमेंट मेड। उसी केस को चेंज कर दिया है थोड़ा सा। तो जब वर्क परफॉर्म हो जाए उसी दिन होता है ड्यू हो गया। ड्यू हो गया तो इसका मतलब हम सैलरी की बातें करते हैं, तो हमें सैलरी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो इसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 01/04/2021 टू 31/3/2022। हम इसे अकाउंटिंग पीरियड में देख लो, क्योंकि पेमेंट इधर हो रहा है, तो कैश की जो आउटफ्लो है, तो कैश यहाँ से हमारे एंटिटी में इस ईयर में जा रहा है, इस ईयर में तो नहीं जा रहा है। तो इस ईयर में नहीं जा रहा है, तो हम इसे आउटस्टैंडिंग के नाम से एक और चीज़ रिकॉर्ड करेंगे। आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो सकता है, सैलरी रेंट, तो हमने एग्जांपल लिया तो सैलरी, तो सैलरी, तो ये होगा सैलरी। क्योंकि हमने अभी इसका पेमेंट किया नहीं है, तो ये हमारे है ऑब्लिगेशन, हमें इसे फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इस ईयर में नहीं किया। तो ये लायबिलिटीज, तो हम इसे लायबिलिटीज क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। कब करेंगे, इसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस अकाउंटिंग पीरियड में 2 चीज़ रिकॉर्ड होंगे, एक होंगे सैलरी एक्सपेंसेस, एक कहेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब लायबिलिटीज। तो हमने इसमें अभी तक क्या देखा, तो एक देख लिए कि एडवांस या प्रीपेड, और एक है आउटस्टैंडिंग। हमने ये 2 चीज़ें देख ली। तो इसका जो क्या है, इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको अभी इतना ही बताया है। अब ये बेसिक चीज़ें जैसे वर्ड, एडवांस, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग कैसे होता है, इसको हमने एक डिटेल में आसानी तरीक़ा से बता दिया है। उसके बाद देखेंगे और तो आगे है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। कह रहा है कि हमने जितने भी थ्योरीज देखा है, जैसे गोइंग कंसर्न, एक्रूअल, कंजर्वेटिज्म, मैटेरियलिटी, मैचिंग, कंसिस्टेंसी,
तो इसमें से फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कौन सा है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कहने से मतलब है वो सारे के सारे एंटिटी को उस अजम्पशंस को फॉलो करना ही पड़ता है और सभी वो फॉलो करता ही है। तो देख लो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, ये बहुत ही क्रिटिकल कंसेप्ट है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो ऐसे कौन कौन सारे अजम्पशंस हैं? तो देख लो, एक है गोइंग कंसर्न, एक है एक्रूअल, और एक है कंसिस्टेंसी। तो कहते हैं कि हम कभी भी अकाउंटिंग करेंगे तो हम उस बिजनेस एंटिटी को एज ए गोइंग कंसर्न मान के अकाउंटिंग करेंगे, क्योंकि हम उसे गोइंग कंसर्न नहीं मानेंगे तो पूरा इसका अकाउंटिंग ही चेंज हो जाएगा। तो कभी भी हम किसी भी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की जब अकाउंटिंग करेंगे, उसकी जर्नल लेजर बनाएंगे तो हम उसे गोइंग कंसर्न कहकर बनाएंगे, और उसमें जितने सारे एसेट्स और जितने सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो रिवेन्यूज और कॉस्ट होंगे, वो सभी को हम एक्रूअल बेसिस मानकर रिकॉर्ड करेंगे, ना ही कोई दूसरा बेसिस। और दूसरा है कंसिस्टेंसी। मान लें कि एक बार जिस अकाउंटिंग पॉलिसी प्रिंसिपल्स मेथड को हमने अडॉप्ट कर लिया है, उसे हम कंटिन्यू उसी को ही रन करने वाले आगे उस सोचकर हम रिकॉर्ड करेंगे। ये तीनों हो गया फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस कहने का मतलब है कि ये तीनों के तीनों हर एक बिजनेस एंटिटी फॉलो करता है, और ये मान के हम कभी भी कुछ को पूछेंगे नहीं कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हमेशा अंडरस्टूड है कि ये फॉलो करता है, और इसके लिए हमें कहीं पर भी एक स्पेसिफिक डिस्क्लोजर नहीं दिया रहेगा। हम इसको मान के चलते हैं कि ये हमेशा रिकॉर्ड एजम्पशंस को फॉलो करता है। और बाकी एजम्पशंस है, बाकी जो थ्योरीज है, हम उसको ये मान लें जब वो स्पेसिफिक डिस्क्लोज करेंगे, स्पेसिफिक कहीं पर लिख देगा, तब हम मानेंगे कि वो फॉलो करता, नहीं तो ये तीनों हमेशा फॉलो ही करता है। तो ये क्या है? फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसर्न। ये कहाँ पर आएगा? ये आएगा, ये MCQ में आएगा ही आएगा। ये हुआ। और होता है कि कोई और भी, जैसे अब देख लो, इसके बारे में 1-2 लाइन लिखता हूँ। ये होता है कि इफ all three fundamental accounting assumptions all three fundamental accounting assumptions are being followed in the preparation and presentation of financial statement, then financial statement, then it is not need to specifically disclose. करेक्ट, मतलब ये तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन से जो फॉलोड होते हैं प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कहने का मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और फंड फ्लो, आगे देखेंगे ये सबको। तो ये हमेशा इसको प्रिपरेशन करने के वक्त ये सभी को एज्यूम करते हैं कि ये फॉलो ही होता है, और इसके लिए कोई अलग से किसी भी किस्म का डिस्क्लोजर स्पेसिफिकली बताना नहीं पड़ेगा। ये अंडरस्टूड है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करते हैं। यदि वो ना फॉलो करे तो इफ़ all three fundamental accounting
assumptions are not followed, किसी एंटिटीज़ को यदि फॉलोड नहीं करता है किसमें, प्रिपरेशन के वक्त एंड प्रेजेंटेशन के वक्त। क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के वक्त नहीं फॉलो करता है तो हमें उसे स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। देन स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। जैसे मैचिंग कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म, रियलाइजेशन, रेवेन्यू रियलाइजेशन। इसको भी बताएंगे। तो यही कहता है कि जब ये तीनों के तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस को फॉलो करते हैं तो हमें कहीं पर भी किसी तरह का लिख कर बताना नहीं पड़ेगा। जब ये फॉलो नहीं करता है तो हमें बताना पड़ेगा। और बाकी जो एजम्पशंस है जैसे कंजर्वेटिज्म, रेवेन्यू रियलाइजेशन और मान लो मैचिंग मटेरियलिटी, तो क्या करना पड़ेगा, जब ये फॉलो होंगे तो हमें बताना पड़ेगा, जब फॉलो नहीं होगा तो नहीं देखा। इफ़ फॉलोड देन डिस्क्लोज, इफ नॉट followed then disclosure is not required। तो यही कहता है कि जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशंस हैं जो फॉलो करता है तो हमें उसको कहीं पर लिखकर बताना ही पड़ेगा। जब नहीं फॉलो करेगा, जब ये कोई भी एंटिटी गोइंग कंसेप्ट, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी अप्रोच को नहीं फॉलो करेगा तो उसे अलग से लिख कर दिखाना पड़ेगा। और रह गए बाकी अकाउंटिंग एग्जाम्पशंस, तो जब वो फॉलो होंगे तो उसे लिख कर बताना पड़ेगा, जब फॉलो नहीं होंगे तो उसके लिख कर नहीं बताना पड़ेगा। और यहाँ पर इसमें से MCQ आएगा। तो अभी इतना ही है।